बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ पुत्र, मेरे मरने से पहले बस ये वादा पूरा कर दे। गुलाम दीन की कमजोर कांपती आवाज ने सिद्दीक के दिल को चीर कर रख दिया। बिस्तर पर लेटे उसके चचा की आंखों में मौत रक्स कर रही थी, मगर जबान पर सिर्फ एक ख्वाहिश थी, सकीना की शादी। सिद्दीक ने नजरें झुका ली। सामने खड़ी सकीना चुप थी। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गम, बस खामोशी थी, जैसे दिल के अंदर कुछ थम गया हो। चाचा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, सदीक ने बमुश्किल कहा, और आंखों के गोशे नम हो गए। गुलामदीन ने सुकून का सांस लिया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसकी मुट्ठी में बंद सदीक का हाथ उसकी सांस के साथ ढीला पड़ गया। चंद दिन के बाद गांव की पुरानी सी मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। कोई धूमधाम नहीं थी। सदीक ने सादा शलवार कमीज पहनी थी और सकीना सफ़ेद चादर में लिपटी हुई, जैसे किसी पुरानी तस्वीर की याद हो। गांव के कुछ बुजुर्ग और चंद रिश्तेदार मौजूद थे। निकाह के बाद सबने सदीक को थपकी दी, जैसे उसने कोई कर्ज उतारा हो। छोटे से कमरे में सकीना फर्श पर बैठी थी, न मेकअप न जेवर, सिर्फ एक सादा औरत जो एक खामोश मुआहदे का हिस्सा बन गई थी। सदीक अंदर आया, थोड़ा झिझका, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाचा का वादा पूरा किया है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सकीना ने सिर्फ सर हिलाया, दिल में शुक्र किया कि ये इंसान बज़ाहिर सख्त है, मगर कम अज़ कम ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो जानती थी कि ये शादी मोहब्बत की नहीं, बस एक जिम्मेदारी की गठरी है। दिन गुजरते गए। सदीक सुबह सवेरे खेतों पर काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। सकीना चुपचाप घर संभालती। वो कच्ची गलियों में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। दोनों में गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। कभी कभार सदीक के दोस्त आते और हंसी मजाक में पूछते, ओए सदीक, नई बीवी का हाल कैसा है? सदीक हंसकर टाल देता, बस अल्लाह का करम है। मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में ना तो मोहब्बत जागी थी, ना कोई दिलचस्पी। वो बस अपने चाचा की मोहब्बत में ये रिश्ता निभा रहा था। उसके दिल में अभी भी वो आज़ादी की ख्वाहिश बाकी थी जो गांव के लड़कों को होती है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह खिड़की से झांक रही थी, सदीक छत पर बैठा था। नीचे सकीना ने चुपके से चाय का कप लाकर रखा और वापस मुड़ गई। सकीना, वो रुक गई, मगर पलटी नहीं। शुक्रिया। ये पहला मौका था जब सदीक ने उसे उसके नाम से पुकारा था, मगर ये लम्हा भी गुजर गया। अगले दिन सब कुछ फिर मामूल पर आ गया। सदीक अंदर ही अंदर उलझ रहा था। एक तरफ चचा की तरबियत, दूसरी तरफ उसका अपना पुख्ता दिल। वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता था। सकीना ने खुद को किताबों में पनाह दी। वो खामोशी से सदीक की गैर मौजूदगी में मुताला करती, पुराने नोट्स पढ़ती और ख्वाब बुनने लगी। उसे मालूम था कि सदीक उसकी कदर नहीं करता, मगर वो ये भी जानती थी कि वो खुद को ज़ाया नहीं कर सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हाजी साहब सदीक को रोककर बोले, पुत्र, तू खुशनसीब है। गुलामदीन की बेटी बड़ी अक्लमंद है। उसकी परवरिश में जो सलीका है वह आजकल की लड़कियों में कम है। सदीक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल में चुभन हुई। वो जानता था वो इस रिश्ते को वो इज्जत नहीं दे रहा जिसकी वो मुस्तहिक है। कुछ दिन के बाद सकीना को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, तुझे सदीक के साथ बांधकर मैं तुझे दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। वो तेरी हिफाजत करेगा। ये जुमले सकीना के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को मजलूम नहीं बनाएगी। वो कुछ बनेगी और एक दिन वो मकाम हासिल करेगी जहाँ लोग सिर्फ सदीक का नाम न लें, बल्कि सकीना को उसकी अपनी पहचान से जाने। दूसरी तरफ सदीक के अंदर भी कुछ हिलने लगा था, मगर अभी बहुत देर थी। महज वादा करके जिंदगी नहीं गुजरती, और ना ही किसी के मरने से पहले का वादा जिंदगी भर का साथ बनाता है। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। रात के पिछले पहर, जब गांव के कुत्ते भी थककर सो चुके थे, सदीक धीरे धीरे खिड़की के पिछले पट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में चंद 100 के नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए वो कदमों की चाप दबाकर गली पार कर गया। सकीना ने आंखें खोली थी, मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि सदीक अब यहाँ का नहीं रहा। गुलामदीन की कब्र पर पड़ी गीली मिट्टी अभी भी सूखी न थी, मगर सदीक के दिल में सुकून न था। सदीक ने खुद से कहा, यह जिंदगी नहीं, कैद है। कोई बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं। मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे ना सकीना से हमदर्दी थी, ना उसकी खामोशी से कोई फर्क पड़ता था। उसके नज़दीक वो बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब मुकम्मल हो चुकी थी। चंद दिनों के बाद शहर की गर्द आलूद सड़कों पर एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के एक कमरे वाले क्वार्टर में पनाह ली, जहां छत टपकती थी और दीवारें सिसकती थीं,
मगर यह आज़ादी थी। काम की तलाश में दर दर ठोकरें खाने के बाद एक गोदाम में ट्रक अनलोडिंग का काम मिल गया। सुबह 7 बजे से शाम तक बोरियों का बोझ उठाता, रात को थके जिस्म को गंदे बिस्तर पर गिरा देता। मगर सदीक के चेहरे पर सुकून सा था, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वो गोदाम से वापस जा रहा था, एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात नायला से हुई। नायला जो बज़ाहिर सीधी साधी मगर नज़रों में बहुत कुछ छुपाए हुए थी। 2 मुलाकातें, कुछ अधूरे जुमले और फिर चाय के बहाने होने वाली बातों ने सद्दीक को नया रंग दिखाया। नायला ने एक दिन अचानक कहा, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? सिद्दीक ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तो खुद के बगैर भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे मुकम्मल किया है। चंद हफ्तों में निकाह कर लिया गया। न वलीमा न माजी का कोई जिक्र। सद्दीक ने अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। सकीना, गांव, गुलाम दीन, सब कुछ धुंध की तरह पीछे रह गया। नायला के साथ जिंदगी कुछ दिनों के लिए हल्की फुल्की सी महसूस हुई, मगर फिर वही गुर्बत, वही थकन, वही नाकामी। नायला जल्द ही उस मेहनती मगर खाली इंसान से उकता गई। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर सद्दीक के पास सिर्फ थकन। तुमने वादे तो बड़े किए थे सद्दीक, मगर तुम तो खुद ही अधूरे हो। मुझे क्या मुकम्मल करोगे? नायला की आवाज़ में तलखी थी। सद्दीक चुप रहा। वो जानता था उसके पास ना तालीम है, ना सलीका, ना वो शऊर जो नायला जैसे लोग चाहते हैं। वो सिर्फ मेहनती हाथ रखता था, मगर खाली दिल। उधर सकीना गांव में दिन रात खुद को संवार रही थी। उसने सद्दीक के चले जाने पर आंसू नहीं बहाए। वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, सद्दीक अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। ये तो था ही बेकार। वो तो सिर्फ गुलाम दीन का सहारा था। सकीना ने सब सुना, मगर कोई जवाब न दिया। अंदर ही अंदर उसने एक अहद किया कि वो खुद को किसी नाम की मोहताज नहीं बनने देगी, न बाप का न शौहर का। सद्दीक को सकीना की याद सिर्फ उस वक्त आई जब नायला का तंज दिल चीर देता, जब नायला के शिकवे सद्दीक की खुदी को रौंदते। तब उसे याद आता कि सकीना ने कभी शिकायत नहीं की थी, उसने कभी जबान नहीं खोली, मगर उसकी खामोशी में सुकून था, इज्जत थी, एतबार था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, नायला ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और कहा, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रही हूँ। सद्दीक के सामने एक बार फिर खाली कमरा, गीला बिस्तर और अकेलापन था। दिल के कोने में दबे अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता उभार लेने लगे। शायद मैंने जो छोड़ा था वही असल जिंदगी थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता न था। यह शायद था, मगर इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। शहर के शोर में सद्दीक की जिंदगी एक अंधे दायरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उसे लगता जैसे वो किसी बंद कफस में सांस ले रहा हो। कमरे की दीवारें भी उसे काटने को दौड़ती। वही बोसीदा पलंग, वही सीलनज़दा छत और वही कोने में रखा पुराना बैग, जिसमें अब ना कोई ख्वाब था न कोई उम्मीद। काम पर जाना अब सिर्फ पेट भरने की मजबूरी थी। कोई जज्बा या मंजिल न रही थी। गोदाम का वही बोझ, वही चीखें, वही थकन। दिन के 10-12 घंटे लोहे के बक्से खींचते, बोरियों की सिलें उठाते गुजरते, और शाम को वो खाली जेब और झुके कंधों के साथ कमरे में वापस आता। एक दिन गोदाम के मैनेजर ने आकर कहा, आज से तनख्वाह आधी होगी, कार्गो कम है। सद्दीक के हाथ से गोया जमीन निकल गई। वो पहले ही बमुश्किल गुजारा कर रहा था। किराया, खाना और 2 जोड़े कपड़े, ये सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वो चाय पर गुजारा करता रहा। कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, कभी नान के टुकड़े को 3 दिन खींचता। एक वक्त ऐसा आया कि 3 दिन से उसके जिस्म में कुछ नहीं गया था। चौथे दिन जब वो गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगें कांपने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाज़ें उसके कानों में मध्यम होती गईं और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उठाओ इसे, सांस चल रही है। किसी ने पानी के छींटे मारे। कोई बाजू हिला रहा था, मगर सद्दीक की आंखें बंद थी। चेहरा जर्द, सांस मध्यम। उसे करीबी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। बोसीदा बेड, बदबूदार पर्दे और शोर मचाती नर्सें, ये सब उसे नींद बेहोशी की हालत में महसूस हो रहा था। उसका बदन लागर हो चुका था, जैसे किसी ने जान निचोड़ ली हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से शिफ्ट पर थी, सद्दीक के बेड के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नब्ज चेक की और वार्ड बॉय से कहा, यह केस सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लोग भी ना, मजदूर होकर भी खुद का ख्याल नहीं रखते। वार्ड बॉय ने झुंझुला कर कहा। नर्स ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया, ये खुद का ख्याल कैसे रखें जब दुनिया ने इनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली माई जब बिस्तर के नीचे झाड़ू दे रही थी तो सद्दीक की जेब से एक तस्वीर निकली। गुलाम दीन और सकीना की पुरानी तस्वीर, जो उसने जाने अनजाने अब तक संभाल कर रखी थी। ये कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा।
शायद इसकी बीवी हो या कोई अपना, लगता है सब छोड़ कर आया है, सफाई वाले ने कहा। 2 दिन के बाद सदीक को होश आया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा और एक तवील सांस ली। फिर इर्द गिर्द देखा। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। नर्स दवाई रखने आई तो उसकी तरफ देखा। क्या हाल है तुम्हारा? नर्स ने नरमी से पूछा। सदीक ने बमुश्किल सर हिलाया। जिंदा हूं शायद। नर्स ने थोड़ा पानी पिलाया और नरमी से बोली, जिंदा हो तो जीना सीखो, खुद को इस हाल में मत छोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं, मौका है। ये जुमला सादा मगर चुभता हुआ सदीक के दिल के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद इस जुमले ने पहली बार उसे किसी काबिल महसूस करवाया था। रात के वक्त अस्पताल में रोशनी मध्यम हो चुकी थी। वार्ड में सिर्फ पंखे की आवाज और कभी कभार किसी मरीज की खांसी सुनाई देती। सदीक चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के आगे सकीना का चेहरा गर्दिश कर रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने दिल ही दिल में सोचा। काश मैं उसकी खामोशी को पढ़ पाता। मगर अब ना वक्त वापस आ सकता था, ना वो दिन। बस यादें थी और नदामत। वो जानता था कि जिंदगी उसे नीचे गिरा चुकी है। अब सिर्फ या तो वो जमीन पर पड़ा रहे या फिर खुद को संभाल कर उठ खड़ा हो। जब नर्स दवाई लेकर आई तो सदीक ने पूछा, यह अस्पताल कहाँ है? नर्स ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें तो ये भी याद नहीं? ये कराची का जनरल अस्पताल है। सदीक ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। याद आ गया। अब कुछ और भी याद करना है, खुद को। जिंदगी की गर्द में लिपटी थकी हारी ये रूह अब शायद दोबारा चलने को तैयार हो रही थी। मगर सफर अभी बाकी था और रास्ता, वो तो अभी कहीं शुरू होना था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सदीक सीधा उस कमरे में वापस नहीं गया जहां छत से पानी टपकता था, जहां दीवारें उसकी हालत पर मातम करती थीं और जहां तन्हाई ने उसकी रूह चबा डाली थी। उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा, जैसे उनमें अपने माजी और हाल की तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लम्हे उसने खामोश बैठकर सिर्फ सांस ली, फिर दिल में एक फैसला किया, बस अब और नहीं। अब वापस जाना है जहां सब कुछ छोटा था पर दिल बड़ा था। अगले दिन चंद पुराने कपड़े, एक बैग, अस्पताल से मिला अधूरा बिल जेब में लिए वो स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। ट्रेन के सफर में उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर पुराने मंजर को याद करता जो अब धुंधले हो चुके थे। बचपन के खेल, चचा की छड़ी, सकीना की वो नजरें जिनमें कभी सवाल छुपे होते थे। सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। ट्रेन की सीटी ने जब गांव के स्टेशन पर आकर रुकने का ऐलान किया, सदीक के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। पांव जैसे खुद ब खुद उस सिमत उठने लगे जहां कभी उसका घर था, जहां गुलामदीन की खांसी सुनाई देती थी, जहां सकीना के कदमों की चाप रात के सकूत में गूंजती थी। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वही मट्टी, वही गलियां, मगर लोग, उनकी नजरें, उनका अंदाज बदल चुका था। कोई सदीक आया है, किसी बच्चे ने शोर मचा दिया। फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि जिन चेहरों पर वो हकारत ढूंढ रहा था वहां इज्जत थी, खामोश हैरत थी और कुछ ऐसी अपनायत जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, अच्छा हुआ वापस आ गए। गुलामदीन का बेटा वापस आया है। उसे लगा जैसे ये वो लोग नहीं थे जो उसे नीची नज़र से देखा करते थे, जिनके नज़दीक वो बस एक नाकाम, जाहिल और बेकार लड़का था। अब हर एक की ज़बान पर उसका नाम था, हर एक की आंखों में अजीब सा एहतराम। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। वही शिकस्ता दरवाज़ा, वही दरख्त जिसके नीचे बैठकर चचा हुक्का पिया करते थे, सब कुछ वैसा ही था। बस वक्त ने दीवारों पर थकन की एक तह चढ़ा दी थी। दरवाज़ा धकेल कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो फिजा में खामोशी की एक चादर फैली हुई थी। यही मेरा असल था, यही मेरी पहचान थी, सदीक ने सरगोशी की। वो सामने के कमरे में बैठ गया जहां कभी गुलामदीन ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी थी जिस पर सकीना ने अपने बाप का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा शख्स, चौपाल का वडेरा, हाथ बांधे खड़ा था। पुत्र, वापस आकर अच्छा किया। ये घर अब फिर से आबाद लगेगा। गुलामदीन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तू भी कुछ करेगा। सदीक ने आंखें झुका ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे बदल गया। उसी वक्त एक शख्स आया जो गांव की कमेटी का नुमाइंदा था। उसने एक बंद लिफाफा सदीक को दिया। यह खत सकीना ने हमारे जरिए तुम्हारे लिए छोड़ा था। शायद उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तुम हो। सदीक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद लाइनें थी। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना कि तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। यह हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है।
जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, मगर अगर मिल जाए तो उसका शुक्र अदा करो। खत का हर लफ्ज सद्दीक की रूह में उतर रहा था। वो जो खुद को खाक समझता था, उसके नाम पर गांव वाले झुक रहे थे। सब कुछ सकीना के ख्वाबों, उसकी मेहनत और गुलाम दीन की इज्जत की बदौलत था। एक कोने में बैठा सद्दीक देर तक सोचता रहा। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, ना ही सकीना से, जो यहां मौजूद ना होते हुए भी उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में खामोशी छा गई, सद्दीक हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूं चचा, लेकिन अब मैं वो सद्दीक नहीं हूं जो भाग गया था। मैं वो सद्दीक बनूंगा जिस पर आपको फख्र हो। खामोशी में जैसे आसमान से दुआ टपकने लगी, और शायद वो दुआ कबूल भी हो गई, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसकी दहलीज पर सर झुकाए खड़ी थी। सुबह को सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर गांव की फिजा में एक अलग सी गहमा गहमी थी। सद्दीक ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ सरगोशियां सुनी। दरवाजे के बाहर से गुजरने वाले चंद नौजवान आपस में किसी बात पर पुरजोश थे। आज दोबारा आ रही है, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में, सरकारी शान के साथ। अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। सद्दीक ने चौंक कर सर उठाया। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की, जहां गांव के मरकजी चौराहे पर कुछ चहल पहल हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का, जिसे वो बचपन से जानता था, भागता हुआ आया। सद्दीक भाई, आपने सुना, सकीना बाजी आ रही हैं। पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। सद्दीक को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। सकीना? वही सकीना जिसे वो खामोशी से छोड़ आया था, वही जिसे कभी उसने ये समझे बगैर छोड़ दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। किस लिए आ रही है? सरकारी मुआयना है। वह अब बड़ा ओहदा रखती है, डीएसपी या कुछ वैसा ही। लड़का बेखबर था। उसके अल्फाज सद्दीक के दिल को चीर रहे थे। सद्दीक ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हवेली के अंदर चला आया। उसका दिमाग भरा हुआ था। उसे वो लम्हे याद आया जब सकीना चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वो बेज़बान मोहब्बत, सब कुछ आज गूंजने लगा। दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल चुका था। बाजारों की दुकानों पर नया रंग रोगन हुआ था। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगा था, मोहतरम सकीना गुलाम दीन, डिप्टी कमिश्नर, खुश आमदीद। सद्दीक की आंखें बैनर पर जम गई। डिप्टी कमिश्नर? उसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील की नुमाइंदा बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर बुलंद हुआ। बड़ी सी सफ़ेद एसयूवी गांव के दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहरा रहा था। 2 पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। सद्दीक हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी। दरवाज़ा खुला। एक सफ़ेद शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में वक़ार लिए सकीना बाहर निकली। उसकी चाल में एतमाद था, लहजे में ठहराव। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, औरतों ने दुआएं दी और बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए। चौधरी मंजूर, जो कभी गुलाम दीन को नाम तक से नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, सकीना बीबी, आपने तो पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर फख्र करते हैं। सकीना सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी नज़रें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांकने लगी। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा, गुलाम दीन का घर, उसकी हवेली, ये इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूं तो इस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में अकीदत थी। वडेरे और चौधरी उसके एक एक जुमले पर सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रहे हो। सद्दीक वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता रहा। वो चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका शौहर था, उसका नाम उसके साथ जुड़ा था, मगर उसे लगा कि अब वो उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो छोड़ा था वो आज उससे कई दर्जे बुलंद हो चुकी थी। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो शहर में मजदूरी करता था। नायला की तंजिया बातें, भूख से बेहोश होना, और फिर अस्पताल की वो नर्स जिसने कहा था, जिंदा हो तो जीना सीखो। सकीना गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर उसकी खुशबू से महकती रहीं। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को सद्दीक हवेली के आंगन में बैठा तारों को तक रहा था। सकीना ने सिर्फ इम्तहान पास नहीं किया था, उसने जिंदगी जीत ली थी। अब सद्दीक की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही हैरानी का असल सफर था, बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदल जाना। दोपहर के साए जब लंबे होने लगे तो गांव के कुछ बुजुर्ग
सदीक की हवेली पर आए। वो खामोश बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में गुम हो। उनमें से एक, हाजी बशीर, जो गांव की कमेटी के सरकर्दा रुकन थे, आगे बढ़ा और हाथ में थामा एक लिफाफा मेज पर रख दिया। पुत्र सदीक, ये तहरीर हम सब की तरफ से है। अगर मुमकिन हो तो अपनी बीवी से कहना कि ये काम हमारे लिए कर दे। हमारी इज्जत का सवाल है। सदीक ने हैरानी से लिफाफा उठाया, मगर अभी तक समझ ना पाया कि मामला क्या है। क्या काम है? उसने धीरे से पूछा। हाजी बशीर ने नजरें चुराईं। तफसील खत में है, तुम खुद पढ़ लो। हम चाहते हैं कि तुम खुद उससे बात करो। लोग रुखसत हुए और सद्दीक देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिर उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद जुमले लिखे थे। सकीना बीबी और असरो रसूख से उम्मीद है कि आप थाने में मौजूद हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा दें। वो बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर दें तो मामला रफा दफा हो जाएगा। आपकी शुक्रगुजार होगी पूरी बिरादरी। सद्दीक को लगा जैसे ये खत नहीं, किसी भारी बोझ की रसीद हो। जो कभी अपनी बीवी को कमज़ोर, मजबूर और खामोश समझता था, आज उसे एक ताकतवर अफसर की हैसियत में देखने वाला था। इसी कश्मकश में वो उठा और सीधा सकीना के सरकारी रिहाइश वाले घर की तरफ रवाना हो गया, जो अब हवेली से अलग उसका दफ्तरनुमा घर बन चुका था। रास्ते में बच्चों ने सदीक को देखकर शोर किया। वो सकीना बीबी के मियाँ हैं, देखो देखो। कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर सलाम किया, मगर सदीक का दिल बोझल होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और सदीक का सांस रुक सा गया। सामने सकीना खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शान से संभाले। सीने पर नाम की प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नरमी, मगर लहजे में एक अलग सा दबदबा। जी? सदीक का गला खुश्क हो गया। मैं, वो कुछ बात करनी थी। सकीना ने दरवाज़ा पूरा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। सदीक आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में मुकम्मल तरतीब फाइलें, सरकारी फ़ोन और एक मेज़ जिस पर ताज़ा चाय का कप रखा था। ये वही सकीना थी जो कभी कच्ची ज़मीन पर पाँव नंगे रखकर गली साफ किया करती थी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन था और सर पर इख्तियार की छाँव। ये ख़त है, गाँव वालों ने दिया है, कुछ मदद मांगनी है तुमसे। सदीक ने लिफाफा उसकी मेज़ पर रख दिया। सकीना ने बगैर कोई तासुर दिए ख़त खोला, पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। ये सिफारिश मांग रहे हैं। जी, और तुम क्या चाहते हो? सदीक ने नजरें चुराई, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए गुनाहों का हिसाब लिखा हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ पहुंचा रहा था। सकीना ने लम्हा भर उसे गौर से देखा। वही नजरें जो कभी सदीक को बेज़बान लगती थी, हाथ सवाल कर रही थी, चीखे बगैर, बोले बगैर। तुमने पूछा कभी कि मैं क्या चाहती थी? उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक खामोश लड़की हूं जो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। सदीक की पलकें झपकने लगी। वो उसके लहजे के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, वो बमुश्किल बोल पाया। माफ़ी? वो भी इतने बरसों के बाद? तुम्हें लगता है कि लफ्ज़ बोलने से गुनाह मिट जाते हैं? सदीक की आंखें नम हो गई। नहीं, मैं जानता हूं, मैं सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूं। सकीना ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से? नहीं सदीक, मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई, तुम्हारे छोड़ जाने के सदमे, तुम्हारी खामोश नफरत को ईंधन बनाया। मैं हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती तो मेरे दिल में यह अहद और मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बगैर मुकम्मल करके दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आया जब मेरा CSS का रिजल्ट आया। मेरी बरसों की मेहनत, बरसों की रियाजत रंग लाई। मेरे कंधों पर से एक भारी बोझ उतर गया। सकीना ने सदीक की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था, और एक सरदा भर कर कहा, पर वक्त गुजर जाता है सदीक, लेकिन अपने दिए हुए जख्म पीछे छोड़ जाता है, जिन्हें भरने में बहुत वक्त दरकार होता है। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सदीक खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके गुनाह आज उसकी गर्दन में तोक बन गए हों। उसकी झुकी आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी थी। सकीना सब महसूस कर रही थी, लेकिन सकीना ने मेज की दराज से कलम निकाला। खत पर कार्रवाई की जा रही है लिखा, और वापस लिफाफे में बंद करके सदीक को थमा दिया। जाकर दे दो हाजी साहब को। और सुनो सदीक। सदीक ने नजरें उठाकर देखा। अगर तुम वाकई माफ़ी चाहते हो तो खुद को वो इंसान बनाओ जो अपने गुनाह का बोझ खुद उठा सके। सदीक का दिल धड़स गया, आंखों से आंसू बहने लगे। सकीना की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज़, उसका वक़ार, सब कुछ उसे छोटा, बहुत छोटा कर रहा था।
बाहर निकला तो सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वो रोशनी सिद्दीक के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, मगर वो जानता था कि रास्ता लंबा है और इस बार सिर्फ कदम नहीं, नीयत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का वक्त था। बंदरगाह के पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। मजदूर तबका थका हारा अपनी झोंपड़ियों की तरफ लौट रहा था। सदीक भी एक कोने में बैठा हुआ था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकन और दिल में बेयकीनी का अंधेरा। पिछले 2 दिन से उसे काम नहीं मिला था, जेब खाली थी और पेट में भूख। एक वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त न हो सका। दोस्तों से उधार मांग मांग कर शर्मिंदगी की हदों को छू चुका था। रात गए जब एक दुकान के सामने बचा हुआ सामान पड़ा देखा तो शैतान ने सरगोशी की। बस एक चीज ही तो उठानी है, कोई देख नहीं रहा। सदीक ने चंद लम्हे इर्द गिर्द देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। एक छोटा सा मोबाइल बॉक्स उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, ओए चोरी कर रहा है। 2 लोग लपके और देखते ही देखते सदीक को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। बस एक चोर का टैग उसके माथे पर लगा दिया गया। थाने की दीवारें सर्द थीं और अंदर की फिजा में गालियों, बदबू और खौफ का इम्तिजाज था। सदीक को लोहे के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। रात भर नींद न आई। उसने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की तो माजी की तस्वीरें एक एक करके जहन में उतरने लगीं। गुलामदीन की मोहब्बत, सकीना की खामोशी, हवेली की छत, गांव के कुएं की ठंडी हवा, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो लम्हे भी याद आए जब उसने सकीना को रोते देखा था दुकान के बाहर, मगर पलटकर कुछ नहीं पूछा था। वो रातें जब वो चुपचाप किताबों में झुकी रहती थी और वो अपनी दुनिया में मस्त था। सुबह हुई तो थाने के बाहर एक SUV आकर रुकी, नीली नंबर प्लेट। पुलिस के साथ एक बावकार शख्सियत गाड़ी से उतरी। सबने ताजीम से सर झुका दिया। ये सकीना थी। अफसरान की नजरें उस पर थीं। सब उसे संजीदगी से सलाम कर रहे थे। वो सीधी अंदर गई, थानेदार से बात की और चंद मिनटों के बाद सदीक को सलाखों से निकाला गया। सदीक ने नजरें उठाकर देखा तो सामने सकीना खड़ी थी, यूनिफॉर्म में, बावकार पर चेहरा खामोश। चलो बाहर आओ। सदीक ने एक लम्हा उसे देखा, फिर धीरे से बाहर निकला। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके कदमों से खिसक रही हो। किसी और की सिफारिश या हमदर्दी होती तो शायद वो शर्मिंदा ना होता, मगर ये वही औरत थी जिसे उसने छोड़ा था, नजरअंदाज किया था, कमतर समझा था। बाहर आकर जब वो गाड़ी में बैठे, सकीना ने एक लफ्ज भी न कहा। गाड़ी चुपचाप चलती रही। सदीक का सर झुका हुआ था और दिल अंदर ही अंदर चिल्लाता जा रहा था। सफर के दौरान वो बार बार उसके चेहरे को देखना चाहता था, मगर हिम्मत ही नहीं थी। सकीना की आंखें सीधे रास्ते पर थीं, जैसे उसके दिल में कोई जज्बात बाकी न रहे हों। लेकिन सदीक जानता था कि ये खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं, ये जख्मों की गहराई है। गाड़ी जब उसके पुराने कमरे के सामने रुकी तो सकीना ने दरवाज़ा खोला और बस इतना कहा, उतरो। सदीक नीचे उतरा। वो पल भर को रुका, कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। सकीना दरवाज़ा बंद करके चली गई। पीछे गर्द उड़ती रह गई। रात को वो कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथों की लकीरें घूरता, दीवारों पर लटकते पुराने कपड़े देखता और अंदर ही अंदर घुटता रहा। मैंने क्या खो दिया? उसे आज पहली बार मुकम्मल अंदाजा हुआ था कि जिस औरत को वो सिर्फ एक खामोश साया समझता रहा, वो दर हकीकत एक मुकम्मल वजूद थी, जिसने तन्हा जिंदगी के वो गम सहे थे जिनसे वो खुद भागता रहा। थाने की वो रात, जेल की दीवारें और सकीना की खामोशी उसके अंदर का हर बंद दरवाज़ा खोल चुकी थी। उसे सकीना की खामोश आंखों में एक दर्द नजर आया था। वो दर्द जो बरसों से जबान पर ना आया, ना शिकायत, बस अंदर ही अंदर चला और फिर लाव बनकर उसके मकाम का चिराग रोशन कर गया। वो जान चुका था कि उसका जुर्म सिर्फ चोरी नहीं था। उसका असल गुनाह वो था जब उसने किसी के ख्वाबों को, उसके जज्बों को, उसकी खामोशी को हकीर समझा था। और ये वो गुनाह था जिसकी सज़ा जेल नहीं, ज़मीर से मिलती है। सूरज की रोशनी जैसे उस दिन कुछ ज़्यादा ही कड़क रही थी। सदीक बंदरगाह के कोने में बैठा था, हाथों में छाले, माथे पर पसीना और दिल में शिकस्तगी की भट्टी दहक रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे सारी जिंदगी का खाका लटक रहा था। गुलामदीन का आखिरी सांस, सकीना की खामोशी, चोरी का इल्ज़ाम और वो लम्हा जब सलाखों के पीछे अपने आप से नजरें नहीं मिला पाया। दिन के दूसरे पहर जब मजदूरों की भीड़ कुछ छटने लगी, सदीक खुद को साय की तलाश में एक सुनसान कोने में ले गया। वहां एक पीपल का दरख्त था जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, मैला कुचैला लिबास,
हाथ में मिट्टी का प्याला और नजरें जैसे जमीन के नीचे छुपी हुई कोई हकीकत तलाश कर रही हूं। सदीक ने उस पर एक उचट्टी निगाह डाली और थके कदमों से आगे बढ़ने लगा, मगर फकीर ने आवाज दी, ओ मेहनती, जरा बैठ जा, तेरे माथे पर सवालों की लकीरें बहुत गहरी हो गई हैं। सदीक रुक गया। उसे हैरत हुई कि यह अजनबी कैसे उसके अंदर की उलझनों को जान गया। वो धीरे से पलटा और पीपल के नीचे बैठ गया। क्या देख लिया मेरे चेहरे पर? सदीक ने तलखी से पूछा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, चेहरे पर कुछ नहीं, तेरे कंधों पर वो बोझ है जो सिर्फ बोरियों का नहीं, नदामत, शर्मिंदगी और भागे हुए वक्त का है। सदीक ने नजरें झुका ली। मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ हाथ से निकल गया। सकीना, घर, इज्जत, अब सिर्फ ये बोझ है और बदन। फकीर ने गर्दन झुकाकर एक छोटा सा पत्थर जमीन से उठाया, उसे सदीक की हथेली में रखा और बोला, ये पत्थर तेरे हाथ में तब तक बेकार है जब तक तू इसे चलाना न जाने। इज्जत भी ऐसी है, मिलती नहीं है, कमाई जाती है। खुद ही उस रोशनी का नाम है जो इंसान अपने अंदर जलाता है, दूसरों की आंखों में चमक लाने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए। सदीक चुप रहा। अंदर कुछ हिलने लगा, जैसे किसी मुर्दा रग में खून की एक नई लहर दौड़ गई हो। तू कह क्या रहा है? मैं क्या करूं? उसने बेबसी से पूछा। फकीर ने धीरे से कहा, दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो बाकी उम्र इसी बोझ में गुजार, या फिर खड़े होकर वो बन जा जिसे देखकर कल का सदीक तुझ पर फख्र करे। सदीक की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं या तो अपनी जिंदगी संवारूंगा या मरूंगा, लेकिन अब ऐसे नहीं जीऊंगा। फकीर ने दुआ दी, जा मेहनती, अपना बोझ अपने कंधों से नहीं दिल से उतार, खुद को वो मकाम दे जो दूसरों से मांगता रहा। उस रात सदीक ने सोने से पहले अपने बिस्तर को नहीं, अपने ज़मीर को साफ किया। उसने अपने सारे बेकार कागजात फाड़ दिए, वो कपड़े जिनमें बोझ उठाता था धोकर तह लगा दिए, और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो पहले से मुख्तलिफ था। गोदाम पहुंचा तो पुरानी जगह पर काम शुरू हुआ। इस बार उसने बोझ सर पर नहीं, सीने में उठाया। वो जानता था कि ये काम आर्जी है, मगर जो इज्जत वो कमाना चाहता है उसकी बुनियाद यही पसीना था। हर रोज जल्दी आता, देर से जाता और सबसे आखिर में जगह साफ करता। दूसरे मजदूर उसे मजाक में कहते, ओए सदीक, तू तो नवाब बन गया। वो हंसकर कहता, नवाब नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ हफ्तों के बाद गोदाम के मैनेजर ने उसे बुलाया। तू मेहनती है सदीक, एक ऑफर है, एक नई डिलीवरी कंपनी में फोरमैन की जगह खाली है, चाहे तो सिफारिश करवा सकता हूं। सदीक की आंखों में उम्मीद की चमक आई। वो जानता था ये मौका सकीना ने नहीं, किसी बुजुर्ग ने नहीं, खुद उसकी मेहनत ने पैदा किया था। उस रात जब वो छत पर बैठा हुआ था तो उसे पीपल का दरख्त याद आया, फकीर याद आया, और वो पत्थर जो उसने उसके हाथ में दिया था। उसने जेब में हाथ डाला, वही पत्थर अभी तक महफूज था। वो जान गया था कि इज्जत किसी के नाम से नहीं, अपने किरदार से बनती है, और अगर किरदार मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सकीना, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, खुद को वापस पाने के लिए बदल रहा हूं, और अब ये सफर रुकेगा नहीं। दूर उफक पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। शायद यही रोशनी उसके दिल में भी जागने लगी थी, और शायद पहली बार सदीक वाकई जाग चुका था। मौसम बदल रहा था, हवा में हल्की सी खनकी थी, जैसे जमीन पर बिखरे पुराने गुनाहों को धोने का मौसम आ चुका हो। सदीक अब वो नहीं रहा था जो एक जमाने में गांव छोड़कर गया था। अब वो रोज सूरज निकलने से पहले जागता, थके हुए जिस्म के साथ मगर पुख्ता नियत के साथ दिन का आगाज करता। मजदूरी करते करते उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का, अपनी गुमशुदा इज्जत वापस हासिल करने का। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो सकीना से माफ़ी मांगे, दिल से, न सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अमल से। वो उसके ऑफिस गया जो अब ज़िले भर का इंतज़ामी मरकज़ था। मेन गेट पर मौजूद गार्ड ने पहले रोकना चाहा, मगर सदीक ने पुरसुकून लहजे में कहा, बस एक बार मिलना है उससे जिसने मुझे खुद से बेहतर पहचाना था। कुछ लम्हों के बाद सकीना के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। जब उसने सदीक को अंदर आते देखा तो चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक थकन सी छा गई। वो चुप रही, जैसे मुंतजिर हो कि अब क्या जवाब पेश करेगा। सदीक ने नजरें झुकाई और आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, उस वक्त के लिए जब तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हें कम समझा और तुम्हारे ख्वाबों को बेमायनी जाना। सकीना ने खामोशी से सुना मगर कुछ बोली नहीं। सदीक ने आगे बढ़कर एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज़
उसके सामने रखा। ये देखो, ये वो खाका है जो मैंने अपनी ज़मीन पर स्कूल बनाने के लिए तैयार किया है, उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे अनपढ़ हैं, जिन्हें कभी कोई मौका ही नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि जो मैं न बन सका वो कोई और बन जाए। सकीना ने कागज़ को हाथ में लिया। उसके हाथ थोड़े कांपे। उसने कागज़ पर लिखी हुई सादा सी लाइनें देखी, मगर उनमें जज्बे की शिद्दत थी, नियत की सच्चाई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल का इफ्तिताह करो। ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ही सोच की पैदावार। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे ख्वाब को अपनी ज़मीन पर जगह दी है। सकीना ने नज़रें उठाकर सद्दीक को देखा। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो बरसों पहले थी, मगर अब उस खामोशी में दिली सुकून शामिल था। माफ़ी हमेशा लफ्ज़ों से नहीं मिलती सद्दीक। कुछ गलतियाँ सिर्फ वक्त, अमल और कुर्बानी से धुलती हैं। सद्दीक ने सर झुकाकर कहा, इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश मुस्तकिल है, दिखावे की नहीं। चंद दिन के बाद पूरे गांव में चर्चा था। वो ज़मीन जहाँ कभी सद्दीक खेती करता था, अब एक छोटे से स्कूल में बदल रही थी। मजदूर ईंटें लगा रहे थे, बच्चे इर्द गिर्द जमा होकर देख रहे थे कि किस तरह उनके लिए एक नई दुनिया बसने वाली है। जब स्कूल का बोर्ड लगा तो उस पर जिल्ली हरूफ में लिखा था, सकीना गुलाम दीन स्कूल फॉर नॉलेज। सकीना जब स्कूल के इफ्तिताह पर पहुंची तो पूरे गांव ने तालियां बजाईं। सद्दीक ने उसका इस्तकबाल किया, मगर बगैर किसी फख्र के। उसके अंदाज में आजिज़ी थी और आंखों में इत्मीनान। स्टेज पर माइक के सामने खड़े होकर सद्दीक ने मुख्तसर मगर गहरे अल्फाज में कहा, यह स्कूल उस औरत के नाम है जिसने ना सिर्फ खुद को पहचाना बल्कि मुझे भी मेरी कमजोरियों का आईना दिखाया। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसकी खामोशी से सीखा। सकीना की आंखों में नमी आ गई। वो जानती थी कि कुछ जख्म लफ्जों से नहीं भरते, मगर यह भी सच था कि जब कोई शख्स अपनी खामियों का एतराफ़ कर ले और उन्हें सुधारने में लग जाए तो वो शख्स गुनहगार नहीं रहता, वो सीखने वाला बन जाता है। स्कूल के इफ्तिताह के बाद जब सब वापस जाने लगे, सकीना रुकी और आहिस्ता से बोली, शायद तुमने सच में माफ़ी मांगी है सद्दीक, लफ्ज़ों से नहीं, काम से। सद्दीक ने सर झुकाया। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे किए गए गुनाह तुम्हारे नाम के साथ ना जुड़ें, बल्कि ये अमल हो जो तुम्हारी इज्जत को और बढ़ाए। सकीना ने धीरे से सर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की चाप में अब वो बोझ नहीं था जो बरसों से साथ था। सद्दीक उस शाम सूरज ढलते वक्त स्कूल की दहलीज पर बैठा रहा। एक नई रोशनी उसके अंदर पैदा हो चुकी थी जो अब लफ्ज़ों की मोहताज न थी। उसने अपने माजी से माफ़ी मांगी थी और अपने हाल से अहद। अब सिर्फ मुस्तकबिल बाकी था, और इस बार वो खाली हाथ नहीं, अमल की रोशन मशल के साथ खड़ा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की मिट्टी पर उतर रही थी। आसमान हल्के नीले से नारंगी में बदल रहा था। हवा में ताजगी थी, एक नई शुरुआत की खुशबू जैसे फिजा में खुल चुकी हो। सद्दीक स्कूल की दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, आंखों में सुकून, दिल में एक अजीब सा इत्मीनान। उसके सामने वही इमारत खड़ी थी जिसकी बुनियाद में उसका पछतावा, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई गड़ी हुई थी। स्कूल मुकम्मल हो चुका था। रंग रोगन, तख्तियाँ, बेंच, कमरे, हर चीज़ सादा मगर साफ सुथरी थी। दीवार पर लगा बड़ा बोर्ड गांव वालों ने खुद मुंतखब किया था, सकीना अकेडमी। ये फैसला सद्दीक ने नहीं किया था, बल्कि खुद गांव के वडेरे, उस्ताद, इमाम मस्जिद और बुजुर्गों ने किया। उन सब ने एक आवाज़ होकर कहा, यह उस बेटी के नाम पर होना चाहिए जिसने ना सिर्फ खुद को संवारा बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। जब बोर्ड लगाया गया तो सद्दीक चुपचाप एक तरफ खड़ा था। सकीना को इत्तला दी गई, मगर वो खामोश रही, कुछ बोली नहीं। बस अगले दिन खामोशी से स्कूल पहुंच गई। गाड़ी से उतरी तो बच्चों की कतारें उसके इस्तकबाल में खड़ी थी। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो लफ्ज़ों से बयान ही नहीं हो सकती थी। उनके हाथों में फूल थे और नज़रों में ख्वाब। सद्दीक दरवाजे पर खड़ा उसे आते देख रहा था। उसके अंदर जैसे कोई चीज़ सिमट रही थी। बरसों की कहानी, तौबा, गुनाह, कफारा, सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गया। सकीना उसके करीब पहुंची, दोनों की नज़रें मिलीं और कुछ लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। न इल्ज़ाम, न सफाई, न शिकवा, सिर्फ एक मुकम्मल दायरा जो बरसों के बाद जाकर पूरा हुआ था। तुमने ये सब मेरे नाम किया? आवाज़ में हैरत नहीं थी, बस एक हल्की सी थकन। सद्दीक ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये सब तुम्हारे ख्वाब का तसलसल है। मैं तो बस एक पछताने वाला था जिसने देर से सीखा मगर दिल से सीखा। सकीना ने नज़रें फेर ली और स्कूल की इमारत को देखा। ये सिर्फ स्कूल नहीं सद्दीक, ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज़ है, और शायद हमारा भी। बच्चों ने फूल पेश किए, तालियां बजाईं
और एक उस्ताद ने दुआ के अल्फाज अदा किए। परवरदिगार, जिसने इंसान को कल्म से इल्म सिखाया, वही इस जगह को इल्म का मीनार बनाए। इफ्तिताह मुकम्मल हुआ, मगर अंदर एक और आगाज हो रहा था। सकीना और सिद्दीक एक साथ स्कूल की इमारत में दाखिल हुए। सिद्दीक ने दरवाज़ा खोला और सकीना को पहले कदम रखने दिया। यह वो अलामत थी जो बरसों पहले नहीं थी। इज्जत, वो इज्जत जिसकी कमी ने सकीना को खामोशी से तोड़कर मजबूत बनाया, जिसकी तलाश में सिद्दीक ने खुद को गंवा कर पाया। इमारत के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर बनाया गया था। सकीना ने कमरे की खिड़की खोली। सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम वाकई बदल चुके हो सिद्दीक। सिद्दीक ने कुर्सी के सामने जमीन पर बैठते हुए जवाब दिया, बदला नहीं, सीखा हूं, और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। सकीना ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां गुरूर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बरसों के बाद उसकी खामोशी का बोझ किसी ने महसूस किया था और उसकी कुर्बानी को नाम दिया था। मैं दोबारा किसी रिश्ते में बंधने से नहीं डरती सिद्दीक, बस शर्त यह है कि इस बार रिश्ता इज्जत पर कायम हो, सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं। सिद्दीक ने नजरें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि अब मैं वो सिद्दीक नहीं हूं जो तुम्हें तन्हा छोड़ गया था। सकीना ने मुस्कुराकर एक फाइल उसके हवाले की। ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन, तुम संभालो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। सिद्दीक ने फाइल ली, जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज छू ली हो। बाहर बच्चे खेल रहे थे, दरख्तों पर चिड़ियां चहक रही थीं और स्कूल की दीवार पर सूरज की किरणों का अक्स था। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। कई सालों के बाद जिंदगी का दायरा पूरा हुआ था। माजी की तलखियां, खामोश जख्म, सब पीछे रह गए थे। अब सिर्फ एक नई सुबह, एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता था। सिद्दीक और सकीना अब एक दूसरे के बराबर खड़े थे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। और यही थी असल इज्जत की वापसी। ऐसी वापसी जो लफ्जों से नहीं, वक्त, अमल, कुर्बानी और समझ से हासिल हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।